नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आज के कार्यक्रम क्या है वो आपको बताएंगे। विधानसभा के सीएम ऑफिस पहुंचकर करेंगे शासकीय कार्य। इसके साथ ही महेश जीना के शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा का शपथ कार्यक्रम है। बीजापुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी है, लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आज के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, क्या कार्यक्रम रहेंगे, वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सबसे पहले विधानसभा के सीएम ऑफिस पहुंचकर शासकीय कार्य का जायजा लेंगे। तो वहीं महेश जीना के शपथ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा का शपथ कार्यक्रम है। वहीं बीजापुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। आज के क्या कार्यक्रम है सीएम तीरथ सिंह रावत के, उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आज के जो कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सबसे पहले विधानसभा के सीएम ऑफिस पहुंचकर शासकीय कार्य करेंगे वो। इसके बाद महेश जीना के शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा का शपथ कार्यक्रम है ये, जहां पर वो शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजापुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। तो वहीं बढ़ते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का उत्तराखंड दौरा है। बड़ी जानकारी है ये। बीएल संतोष का आज से 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। तो वहीं अचानक बुलाई गई प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का ये उत्तराखंड दौरा है। और इसके साथ ही ये जानकारी भी उतनी ही बड़ी है जो लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी की जो है उनका ये उत्तराखंड दौरा है। बीएल संतोष का ये दौरा शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। अचानक बुलाई गई प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक, और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का उत्तराखंड दौरा है। 3 दिवसीय दौरा रहेगा ये, और ऐसे में आज से शुरू होने जा रहा है। भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस पर, किस तरीके से ये अचानक जो बैठक बुलाई जा रही है उसको लेकर के? जी बिल्कुल, भाजपा कोर कमेटी की बैठक समय समय पर की जाती है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि कोविड काल में इस तरीके से लंबे समय के बाद जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक आज आहूत की गई, और ये कहा जा सकता है कि बेहद जल्दबाजी में ये बैठक आहूत की गई, जिसमें खुद अब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के वो पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण बैठक ये हो सकती है। और इससे भी बड़ी चीज ये है कि आखिरकार इस बैठक में किस तरीके के निर्णय लिए जाने हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार को किस तरीके की मदद की आवश्यकता है, साथ ही आगामी दिनों में चुनाव नजदीक है तो चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन किया जाना है, क्या क्या चीजें जरूरत है, और किस तरीके से चुनाव में कोशिश करनी है कि सरकार बनाने की और दोबारा से भाजपा को उत्तराखंड में लाने की। तो कहा जा सकता है कि इन सब मुद्दों को लेकर इस कोर कमेटी में आज चर्चा की जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो राष्ट्रीय महासचिव है बीएल संतोष, वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। साथ ही उत्तराखंड के जो प्रभारी है वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। साथ ही कोर कमेटी के जो भी सदस्य हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हों, साथ ही सांसद, उन सभी को इस बैठक में मौजूद होना और कहीं न कहीं उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर, उत्तराखंड के कार्यों में तेजी को लाने को लेकर और कई महत्वपूर्ण और अन्य मुद्दों को लेकर यह बैठक आज आहूत की जानी है, जो कि शाम 4 बजे बीजापुर में आहूत की जानी है। जी सुभाष, क्या कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं जिन पर इस बैठक पर चर्चा हो जानी है? विकास कार्यों के अतिरिक्त क्या कुछ और मुख्य बिंदु हो सकते हैं? क्या कोरोना की स्थिति पर कुछ बातचीत भी हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, उत्तराखंड में कोरोना काल के बीच में जिस तरीके से बैठक की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं और खास तौर से जिस तरीके से प्रदेश में बहुत तेजी से कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी, तो कहा जा सकता है कि कोरोना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर और अन्य
जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो परेशानी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, इन सभी चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और कोशिश ये की जाएगी कि जो कोर कमेटी है वो कोई ऐसे निर्णय निकाले जिससे न केवल सरकार और जो आम जनमानस है सभी को फायदा हो, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव भी है। तो सरकार चाहती है कि आम जनमानस से वो कांटेक्ट बना के रखे, संपर्क बना के रखे, ताकि आगामी दिनों में उनको वोट पड़ सके। क्योंकि ये देखा गया था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुमत बहुत अधिक भाजपा के पास था और अब जिस तरीके से आगामी दिनों में लगभग 6 से 7 महीने के बीच तक चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, तो कहा जा सकता है कि इस सबके बीच में भी जो जनता के साथ जनसंपर्क है वो बढ़ाने की कोशिश सरकार करेगी और जनहित के जो कार्य हैं उनको तेजी से करने की कोशिश करेगी। साथ ही क्योंकि पहाड़ और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में कोरोना ने अपनी दस्तक बहुत तेजी से दी है, तो कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर भी इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। जी, तो वहीं इसके साथ ही जिस तरीके से इस समय और वहीं पर प्रदेश के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है? क्या कुछ रणनीतियां इस पर बनाई जा सकती हैं? क्या कुछ अहम बिंदु हैं जो आने वाले चुनाव के लिए उस पर बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, कोर कमेटी की जो बैठक होती है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक होती है और उस बैठक में जो प्रदेश प्रभारी हैं वो पहले से ही मौजूद रहते हैं। जो भी कोर कमेटी की बैठक होती है उसमें प्रदेश प्रभारी मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, भाजपा अध्यक्ष मौजूद रहते हैं, साथ ही तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं, सांसद मौजूद रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि कोर कमेटी की जो पूरी टीम है वो मौजूद रहती है उत्तराखंड में भाजपा को मजबूत करने के लिए, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। तो उसी कड़ी में जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे और कोशिश ये की जाएगी आखिरकार किस तरीके से संगठन को भी मजबूत किया जाए, क्योंकि संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाजपा सरकार में, क्योंकि सरकार से पहले संगठन माना जाता है और संगठन की ही सरकार को लेकर तैयारियां कराता है, नींव रखता है, जनता से मिलने की कोशिश करता है और तब जाकर भाजपा कहीं न कहीं चुनाव जीतती है किसी भी प्रदेश में। तो कहा जा सकता है कि संगठन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका और संगठन में किस तरीके के फेरबदल अब चाहती है संगठन और किस तरीके की चीजें संगठन में होनी चाहिए, जो कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से खुश किया जाए, ये सब रणनीति भी इस कोर कमेटी की बैठक में की जा सकती है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और तमाम जानकारी आपसे लेंगे और तमाम जानकारियों पर अपडेट आपसे लेंगे। तब तक बढ़ते उत्तराखंड की तरफ, जहां पर 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत हो गई है और इसके साथ ही 2991 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं चमोली, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कई अस्पतालों ने पूर्व में हुई 40 संक्रमित मरीजों की मौत की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दी है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,337 हो गई है, जबकि 43,520 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। बुधवार को 36,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 815 संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून में 414, नैनीताल में 370, हरिद्वार में 283, टिहरी में 196, पौड़ी में 194, चमोली में 175, अल्मोड़ा में 149, पिथौरागढ़ में 122, रुद्रप्रयाग में 98, उत्तरकाशी में 79, बागेश्वर में 68, चंपावत जिले में 28 संक्रमित मिले हैं। अब तक प्रदेश में 6,113 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,854 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में 53 मरीजों की जो मौत हो गई है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से अभी भी उत्तराखंड में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अन्य राज्यों में कम होता नजर आ रहा है, आंकड़े अन्य राज्यों में कम होते नजर आ रहे हैं, वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगातार ये जो गति है वो बरकरार है, मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं स्थिर होता दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ तमाम अपडेट है इस पर? बिल्कुल, उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से रोजाना जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, साथ ही जो मौतों का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, वो बेहद खराब है। हालांकि ये कोशिश जरूर की जा रही थी सरकार की तरफ से कि कम से कम मरीज प्रदेश में आए, उसको लेकर जो कर्फ्यू है वो सरकार द्वारा लगाया गया था।
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात सरकार कह रही थी। कोशिश ये की जा रही थी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अस्पतालों में भी आईसीयू जैसे बेड बनाए जाए, ताकि लोगों को पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें भटकना ना पड़े, उन्हें मैदानी क्षेत्र में ना आना पड़े और उनको बेहतर इलाज उनके ही क्षेत्र में मिल पाए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से कोरोना अपना कहर उत्तराखंड में बरपा रहा है, तो उससे कहीं न कहीं स्थितियां बेहद खराब है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे बुरी स्थिति इस समय पहाड़ी क्षेत्रों की है, क्योंकि वहां तो ना दवाइयां पहुंच पा रही है, ना हमारी टेस्टिंग बेहतर तरीके से हो पा रही है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इलाज के लिए उन्हें दूर दराज के जो अस्पताल हैं वहां पहुंचना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां बेड नहीं मिल पा रहे हैं। खासतौर से ऑक्सीजन बेड हो या फिर आईसीयू बेड है, तो उनको मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ रहा है, चाहे वो हरिद्वार हो, राजधानी देहरादून हो, हल्द्वानी जैसे क्षेत्र हो। तो कहा जा सकता है स्थितियां बेहद खराब है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थितियों में सुधार किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और यही वजह है कि प्रदेश में अभी भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2900 से अधिक है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि और बेहतर कार्य करने की जरूरत है, और तेजी से कार्य करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी ये है कि जो आम जनमानस है उसे भी अपनी भूमिका समझनी होगी, उसे भी बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना होगा, और जो लोग निकल भी रहे हैं उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए जिलेवार, तो उधम सिंह नगर में इस समय सबसे अधिक मरीज पिछले 24 घंटे में पाए गए। वहीं अब जो राजधानी देहरादून, जहाँ रोजाना 2000 से ऊपर मरीज पाए जा रहे थे, वो घट के लगभग 400 से 500 हो गए। तो कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी बात है। और ये कहा जा रहा था कि राजधानी देहरादून में सबसे अधिक मरीज रोजाना पाए जा रहे हैं और स्थिति राजधानी की सबसे बुरी है। लेकिन अब कहा जा सकता है कि राजधानी में जरूर कोरोना पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो या फिर नैनीताल जैसे क्षेत्र हो, तो इन क्षेत्रों में भी कोरोना पर कंट्रोल करने की सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को जरूरत है। जी तो वही सुभाष, जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर टेस्टिंग की क्या कुछ सुविधा इस वक्त है? किस तरीके से उन स्थानों पर प्रदेश सरकार अपनी नजर बनाए हुए है? किस तरीके से वहां पर उन मामलों पर संज्ञान लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की जो सैंपलिंग करने वाली टीम है वो उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है। तो यही वजह है कि जो सैंपलिंग है वो सही समय पर नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से जो केसेस है वो पहाड़ों में जरूर कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कैंप लगाकर सभी गांवों में टेस्टिंग की जाए तो जो मरीजों का आंकड़ा है वो बेहद अधिक निकलेगा पहाड़ों में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन क्षेत्रों में लोग घरों में ही रुकने की कोशिश कर रहे हैं, सैंपलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। और क्योंकि सैंपलिंग नहीं हो पा रही है, उनको बेहतर दवाइयां नहीं मिल पा रही है, तो कहा जा सकता है इस वजह से उन लोगों की स्थितियां जरूर खराब होती हुई जा रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अस्पताल जाने की कोशिश भी करता है तो पहाड़ों में जो अस्पताल है वो बेहद दूर है। अगर उन अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वहां ना तो ऑक्सीजन बेड मिल पाता है, ना आईसीयू बेड मिल पाता है। घूम फिर के उन सभी लोगों को राजधानी देहरादून आना पड़ता है, हरिद्वार आना पड़ता है, या फिर कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं तो उन्हें हल्द्वानी, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ता है, जहां उन्हें बड़ी मुशक्कत के बाद जो प्राइवेट अस्पताल है या फिर कहा जाए सरकारी अस्पताल है उनमें ऑक्सीजन बेड मिल पाता है। लेकिन यही है, कोशिश लगातार सरकार करती है कि जो ऑक्सीजन बेड है और साथ ही जो आईसीयू बेड है उनकी तादाद पहाड़ के जो क्षेत्र हैं उनमें भी की जाए। जैसे कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने श्रीनगर के जो बेस अस्पताल है उसमें 30 आईसीयू बेड का लोकार्पण किया, तो कहा जा सकता है कि अब जो गढ़वाल मंडल के लोग हैं जिन्हें राजधानी देहरादून आना पड़ता था वो श्रीनगर के बेस अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अब जो ऑक्सीजन बेड है उसकी सुविधा सरकार द्वारा कर ली गई। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि कोरोना आने से पहले यदि ये तैयारियां की जाती तो शायद इस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती। जी तो वहीं सुभाष, अगर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर को लेकर के कितना कुछ सरकार जो है वो तैयार दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी दूसरी लहर की अगर बात करें तो उसमें ही आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है, लगातार आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए किस तरीके से तैयार है? जी बिल्कुल, तीसरी लहर को देखते हुए अब सरकार पहले से ही कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने सारी सुविधाएं जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र के अस्पताल हैं, फिर मैदानी क्षेत्र के अस्पताल हैं, उनमें आईसीयू बेडों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही टेम्परेरी अस्पताल भी सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं।
सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है के अस्पताल है उनको बेहतर बनाना होगा, क्योंकि उन लोगों को उनके ही क्षेत्र में यदि इलाज मिल पाए तो ये कहा जा सकता है कि जो बर्डन है वो मैदानी क्षेत्रों पर नहीं आएगा और सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। लेकिन इसको जुटाने के लिए सरकार को लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी तक ना तो उन क्षेत्रों में सैंपलिंग के लिए कोई व्यवस्था है और ऑक्सीजन बेड और आईसीयू जैसी सुविधा करने में सरकार को थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन सरकार को बहुत तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पहली लहर के बाद सरकार ने कोई बेहतर कदम नहीं उठाया स्वास्थ्य विभाग को लेकर, लेकिन दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आने से पहले सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को फिर से दर दर ना भटकना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 30 नए आईसीयू बेड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में आईसीयू बेड की उपलब्धता से पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के मरीजों की खासी राहत मिलने वाली है। इन्हीं जिलों के सबसे अधिक मरीज इलाज को श्रीनगर आते हैं। सीएम रावत ने अपने आवास से वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कहा कि भविष्य में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए भी इन आईसीयू बेड का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब इनका विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही नैनीडांडा, थलीसैंण और प्रदेश के अन्य दूरदराज क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आईसीयू बेड्स का लोकार्पण किया है। वर्चुअल माध्यम से यह लोकार्पण किया गया है। तो वहीं अब खबर ऋषिकेश से, जहां आईडीपीएल में डीआरडीओ की ओर से 500 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर डीआरडीओ के अधिकारियों से मुलाकात की। ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर और डीआरडीओ के डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया और उनको गुलदस्ता भेंट किया। सीएम ने कहा कि अब तीर्थ नगरी और आसपास के राज्यों में जिलों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुझे देखने को मिली, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर, वेदांता के अंदर जिस तरह की सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन जैसा यह हॉस्पिटल तैयार है। पूरे जो बेड हैं, ऑक्सीजन बेड हैं, वेंटिलेटर बेड हैं, आईसीयू बेड हैं, ऐसे मैंने सबका निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें, कठिनाइयाँ पेशेंट को नहीं होगी। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना के महामारी के दौरान लोगों में बड़ी पैनिक थी, मुझे तो एहसास है इस बात का अनेकों लोगों को उस समय जब बहुत ज़्यादा फैलने के साथ साथ विषय भी था कि लोगों को हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, बेड मिलने की बहुत समस्या थी। ऐसे टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया था कि हम एक 500 बेड का हॉस्पिटल इस ऋषिकेश आईडीपीएल के अंदर बनाएंगे और आज वो बन के तैयार है, उसका उद्घाटन हो रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जो एमपीसी है उनके नाम। तो वहीं आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। टीकाकरण पर रामदेव ने दी गलत सूचना फैला रहे बाबा रामदेव। इसके साथ ही बाबा रामदेव पर कार्रवाई की जाए। इस पत्र में उन्होंने ये लिखा है, देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। टीकाकरण पर रामदेव ने जो गलत सूचना दी थी उस पर आईएमए ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके साथ ही उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि गलत सूचना फैला रहे हैं रामदेव बाबा और उन पर इसको लेकर के कार्यवाही करनी चाहिए। तो अब खबर हरिद्वार से, जहां बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर सके, ऐसा वीडियो में कहा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा रामदेव का ये बयान सामने आया है। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बाबा रामदेव ने बयान जारी किया है। वीडियो कब की है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद बाबा का बयान सामने आया है। ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है
कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो, तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो, तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है तो वहीं बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में बाबा रामदेव से अपने विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए से 15 दिन के अंदर लिखित माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर 1000 करोड़ का मानहानि केस करने की धमकी दी गई है। अपने नोटिस में आईएमए ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते, हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले वो अपनी योग्यता तो बताएं। नोटिस में आईएमए ने यह भी कहा है कि अगर बाबा रामदेव 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ का मानहानि दावा किया जाएगा। उत्तराखंड आईएमए ने बाबा रामदेव को नोटिस भेज दिया है। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर जवाब मांगने को कहा है। 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। ये 15 दिन में जवाब नहीं मिला तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है। आईएमए ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लेते हुए नोटिस भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।